Okay, guys, so we are officially starting off with the topic of quantum physics. सबसे पहली चीज़ है quantum physics. Quantum, ठीक है? The thing is, we will be doing some significant studies और इसके अंदर हमारा जो main relationship है वो basically जो हम जिस पे जा रहे होंगे वो होगा wave particle duality का concept, ठीक है? This is just one part of the quantum physics we will be dealing with. अब basically idea ये है कि आपके पास so far जब आपने AS level किया था waves आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था. waves के हमारे पास कुछ phenomena थे जो कि सिर्फ waves के साथ ही होते हैं, जैसे diffraction था, सही है, diffraction था, refraction था, ये सारी चीज़ें waves का part थी. double slit interference था, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग वाली जो हमारे पास थी, वो वाली सारी चीजें, दे वर ऑल पार्ट ऑफ वेव्स, ठीक है. बट नाउ थिंग्स आर गोइंग टू गेट अ बिट अनक्लियर. अब ये है कि सबसे पहली चीज है हमारे पास कि जो वेव्स है ना, जो हमने अभी बात की है, जैसे ईएम वेव्स है, लाइट है, द लाइट जो आपके पास जो आ रही है आप कहोगे वेव्स है, लेकिन देयर इज अ डिफरेंट मोड ऑफ थिंकिंग कि लाइट जो है इन टर्म्स ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी आपके पास आ रही है. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. देखो, नेचुरली इट इज वेल नोन दैट वेव इज कंटिन्यूअस. आपको पता है कि वेव कंटिन्यूअस है. एक एक्सपेरिमेंट जो आपने ओ लेवल्स में भी किया था, बल्कि एएस लेवल में भी आप करके आए थे, वो ये था कि भाई अगर मेरे पास एक गैमा इमिटर सोर्स है, ठीक है, जिसमें से गैमा एमिशन होती है, अग्रीड, अगर सोर्स में से गैमा एमिशन हो रही होती है तो हमारे पास अगर उसके सामने गाइगर काउंटर रखते हैं तो व्हाई इज इट दैट वी एक्सपीरियंस क्लिकिंग्स. हम लोग इस तरह एक्सपीरियंस नहीं कर रहे होते कि टिक 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 रैंडमनेस भी आ रही होती है, ये सारी चीजें आ रही होती है. Why are we getting clickings? Why not के continuous tone आए? क्योंकि हमारे पास the EM wave, हमें पता है कि जो गैमा है that is a pure EM wave, हमें पता है, ठीक है. लेकिन ये जब ये random clicking आ रही है तो इससे हमारे पास जो साइंटिस्ट थे उनके दिमाग में आइडिया है कि यार something is not right. इट इज एक्चुअली बिहेविंग एज इफ के पार्टिकल अप्रोच हो रहे हैं, फिर उसके बाद कुछ हो रहा है. यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? ये जो क्लिकिंग आ रही है दैट इंडिकेट्स कि हमारे पास वो है, पार्टिकल्स आ रहे हैं. तो फिर इसके बाद जो है बहुत इस पे एक्सटेंसिव वर्किंग हुई थी. लेकिन उससे पहले हम एक काम करेंगे, जरा सुनो. मेजर जो हमारा जो स्टडी होगी वो ये होगी कि हम लोग देखेंगे कि वेव्स जो हम लोग जिनको बोलते हैं वेव्स हैं भाई, ईएम वेव्स है, they will be behaving like particles. और conversely I can also say that कि कुछ particles होंगे जो कि waves की तरह behave करेंगे. ये जो line जो इनके बीच में जो हमने distinguishing line थी कि waves और particles है, ये line जो है ना, ये जो बीच में जो हमने एक line खींची हुई है लकीर, इसको हम लोग blur out करेंगे इस chapter के अंदर. This is the study of quantum physics we are going to be dealing with. ठीक है. तो सबसे पहली बात है, मैंने इधर स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है, we will be dealing with the ideas that electromagnetic radiation such as light and particles such as electrons can behave as both waves and particles. इसको हम लोग कहते हैं wave particle duality, ठीक है. इसको हम लोग कहते हैं wave particle duality, यानी waves will be behaving like particles and particles will be behaving like waves. अभी तक जो है right now as of today scientists are still not clear why this happens, ठीक है. अब सबसे पहली चीज है, हम लोग अभी प्योर वेव प्रॉपर्टीज में जाते हैं. कुछ रिवीजन है जो हम लोग कर लेते हैं. सबसे पहले हमारे पास एक प्रिंसिपल आता है नोन एज द हाइजेंस प्रिंसिपल्स, ठीक है. इससे क्या होता है जरा सुन लो. हाइजेंस प्रिंसिपल हमें क्या बोलता है वो जरा समझने की कोशिश करना. हाइजेंस प्रिंसिपल हमें कहता है कि भाई वी कैन प्रेडिक्ट फ्यूचर मूवमेंट ऑफ वेव फ्रंट्स. कैसे हम पता कर सकते हैं, जरा सुनो. मेरे पास ये एक वो है, क्या कहते हैं, रिपल टैंक है. रिपल टैंक में आपने एक स्ट्रेट एक पॉइंट डिपर लगाया.
डिपर लगाओगे और एक दफा सिर्फ उसको डिप कराओ, या आप अपनी फिंगर लेकर एक दफा उसको पानी को यूं हाथ लगाओ, आप नोटिस करोगे कि हमारे पास एक सर्कल इस तरीके से यहां से जनरेट होगा, जो कि जिसका साइज बड़ा होता जाएगा। ऐसे ही होता है। लेकिन हाइजेंस प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई अगर ये वेव फ्रंट मेरे पास इधर से निकला है, ये जो वेव फ्रंट निकला है, तो वेव फ्रंट के एक एक छोटे छोटे जितने भी पॉइंट्स हैं, इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, दीज आर ऑल एक्टिंग लाइक सोर्सेस। यानी एक वेव इधर से निकलेगी, एक वेव इधर से निकलेगी, एक वेव इधर से निकलेगी, एक वेव इधर से निकलेगी। इन सब के बीच में मेरे पास इंटरफेरेंस होगी, जिसकी वजह से मेरे पास एक वेव फ्रंट जो आगे जा रहा होगा, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कहां पे जा रहा है वेव फ्रंट। Do you understand this thing? This is known as Huygens principle. This Huygens principle is actually effective when we talk about ये वाली जो था कि हमारे पास वेव फ्रंट कैसे आगे जा रहे हैं। In fact, this Huygens principle is also used in diffraction. यानी आपकी प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि हमारे पास वेव किस तरफ जा रही होगी। डू यू अंडरस्टैंड दिस बेसिक आइडिया कि एक जो भी, अगर जैसे ये वेव फ्रंट है तो सपोज करो इसमें एक पॉइंट ये पकड़ लेते हैं, ये पॉइंट ये पकड़ लेते हैं, ये पॉइंट ये पकड़ लेते हैं, ये और ये है। हाइजेंस प्रिंसिपल कहता है कि मेरे पास इधर से इस पर्टिकुलर पॉइंट से भी एक वेव निकलेगी इस तरीके से, इस पर्टिकुलर पॉइंट से भी हमारे पास जो है वेव निकलेगी, और इनके बीच में जो है यू कैन क्लियरली सी दैट देयर इज गोइंग टू बी सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन होगी तो हमारे पास एक नया वेव फ्रंट बन जाएगा। यू गेट दिस आइडिया। और ये जो हमारे पास छोटे छोटे जो पॉइंट्स मैंने मार्क किए हुए, ये इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। सही है, एक ही वेव फ्रंट पे। क्लियर है? सो अब आप एक काम करो, ये जरा समझना जरूरी है बिकॉज इट सेट्स द पेस फॉर एवरीथिंग दैट यू विल बी डूइंग। आप एक काम करो, हाइजेंस प्रिंसिपल के बारे में लिख लो इधर, प्लीज डू दिस। मैं इसको रीड भी कर लेता हूं, प्रूफ रीड भी कर लेता हूं। ये मैं कहता है, इधर देखो, मैं इसको प्रूफ रीड कर रहा हूं। हाइजेंस प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर प्रिडिक्टिंग फ्यूचर मूवमेंट ऑफ वेव्स। Current position of wave front must be known. In order to apply this principle, you must know the current position of the wave front. Basic idea is that every point on the current wave front is a new source of circular waves traveling forward from that point. Do you understand this idea? यही जो चीज अभी मैंने डिस्कस की थी वही चीज इधर भी अप्लाई हो रही है। दिस इज नोन एज द हाइजेंस प्रिंसिपल। ठीक है, आप इसको जल्दी से कॉपी कर लो प्लीज, जितने जल्दी हो सके कर लो। फिर हमारे पास मैंने आपको यही बताया था, मूवमेंट ऑफ न्यूमरस of these numerous points are plotted, जो हाइजेंस प्रिंसिपल था, and then their superposition considered. The resultant wave will be the new position of the original wave front. और इसका ये वाला डायग्राम है जो कि आपको ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये एक डिटेल्ड डायग्राम है which you can clearly see that what is happening over here. सही है? This is known as the हाइजेंस प्रिंसिपल। ठीक है, हाइजेंस प्रिंसिपल बेसिकली जो है ये वेव्स के अंदर अप्लाई होता है टू प्रिडिक्ट फ्यूचर मूवमेंट ऑफ वेव फ्रंट्स। ठीक है, सही है। ये अगर आप लिख लो, डायग्राम छोड़ देना, डायग्राम अभी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। डायग्राम मैंने अभी आपको एक पहले ही करा दिया एक डायग्राम, तो ये वही सेम चीज़ रिपीट हो रही है। ये वही बात है कि आप इधर देख लो कि मेरे पास ये एक पॉइंट है, पहले एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इन पॉइंट से मेरे पास एक वेव ये निकली, एक वेव ये निकली, एक वेव ये निकली, एक वेव ये निकली। इन सब में सुपरपोजिशन होती है और इसकी वजह से हमारे पास एक न्यू वेव फ्रंट बनता है। सो यू कैन क्लियरली सी दैट वी कैन एक्चुअली प्रिडिक्ट द न्यू वेव फ्रंट यूजिंग दिस। ठीक है, समझ गए? यहां तक पहुंच गए? अच्छा, उसके बाद जरा इधर देखो। ठीक है, चलूं आगे। और एक बात याद रखना, ये सारे के सारी जो चीज़ें मैं आपको दे रहा हूं, ये अपने आंसर्स कंस्ट्रक्ट करने में, बेहतर आंसर लिखने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो वेव्स के लिए, जब आपके पास आएगा ये क्वांटम फिजिक्स का सवाल। ठीक है, यू कैन यूटिलाइज दिस। ऑल्दो ऑफिशियली हाइजेंस प्रिंसिपल आपके सिलेबस का कोर पार्ट नहीं है, बट इट इज स्टिल एसेंशियल टू नो दिस। दैट इज़ वाई आई एम डूइंग इट, ताकि आपके पास एक और लेवल हो, एक और सरफेस लेवल नॉलेज हो जो कि आप यूज़ कर सको, डीपर नॉलेज इन द वर्ल्ड ऑफ वेव्स। ठीक है,
जो चीज करा रहा हूं चुपचाप आप इस्तेमाल करना अपने पेपर में. आई एम गिविंग यू द टूल्स, यू कैन वर्क दीज टूल्स आउट टू योर ओन एडवांटेज. लेट्स मूव फॉरवर्ड. चलूं? अच्छा, अब जरा सुनो. Huygens geometrical system exactly explains all the basic phenomena that we see with light. जो आप लाइट से जितने भी फिनोमेना देखते हो वो सारे के सारे एक्सप्लेन हो जाते हैं हाइजेंस प्रिंसिपल से. अब इसके अंदर कौन से हमारे पास फिनोमेना है? जैसे ये डिफ्रैक्शन है. कैन यू सी दैट? डिफ्रैक्शन में भी इवन जो आप डिफ्रैक्शन करके आए हो जो कि वेव प्रॉपर्टी है, आप ये देख सकते हो. ये एक पॉइंट कंसिडर किया, ये एक पॉइंट कंसिडर किया, ये सारे पॉइंट्स कंसिडर किए, और इसी के बाद मेरे पास ये इनके बीच में सुपरपोजिशन हो रही है. सुपरपोजिशन की वजह से आपके पास न्यू वेव फ्रंट्स बनते जा रहे हैं. सो यू कैन क्लियरली सी दैट हाइजेंस प्रिंसिपल इज बिहाइंड एवरीथिंग. यानी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन इस वजह से हम लोग करते थे वेव्स की. क्या हम लोग कहते थे ना कि डिफ्रैक्शन क्या होता था? डिफ्रैक्शन एएस लेवल में था द स्प्रेडिंग ऑफ द वेव व्हेन द वेव पासेस थ्रू एन अपर्चर या ओपनिंग या गैप या किसी साइड रेलिंग से क्रॉस करता हुआ जाए. समझ गए? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? तो यही सारा फिनोमेना था इसके बीच में. अच्छा, उसके बाद हमारे पास है, मैंने यही लिखा है जो अभी मैंने बात की कि आपका जो हाइजेंस प्रिंसिपल है, इट हेल्प्स प्रेडिक्ट डिफ्रैक्शन थ्रू अ गैप. ठीक है? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पास क्या क्या एविडेंसेस हैं लाइट के पीछे कि लाइट इज अ वेव. पहले हमें यह भी तो सपोर्ट करना चाहिए ना कि लाइट वेव क्यों है. उसके लिए सबसे पहली चीज है इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस बाय डिफ्रैक्शन एंड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. प्योरली वेव प्रॉपर्टी है जो कि सिर्फ वेव्स के साथ हो सकता है. ये आप करके आए हो, एस लेवल में करके आए हो. आप डिफ्रैक्शन भी किया हुआ और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ. इनफैक्ट यू वेंट ऑल द वे टू द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एज वेल. याद है मैक्सिमा मिनिमा बनते थे? सही है. अब सीधी सी बात है, ये जितना भी आपने अभी चीज सीखी है, दिस इज ओनली पॉसिबल इफ लाइट इज बिहेविंग लाइक अ वेव. इसको दिमाग में रखना है. ये जो डिफ्रैक्शन हो गया या ये सारी जो हमारे पास इंटरफेरेंस के कॉन्सेप्ट है, इनको दिमाग में रखना है. ये दे विल कम बैक. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? अब सबसे बड़ी चीज है, दिस इज क्लियरली नॉट पॉसिबल विद पार्टिकल्स. पार्टिकल्स इस तरीके से बिहेव नहीं करते हैं. ठीक है? अभी तक सोफार हम लोग यही बात कर रहे हैं कि वेव जो है ईएम वेव वेव है. सही है? अभी तक हम लोग यही बात कर रहे हैं. लेकिन मैंने इस चैप्टर के शुरुआत में ही बोला था कि हम इस चीज पे भी जाएंगे कि वेव इज बिहेविंग लाइक अ पार्टिकल. ठीक है? ये जो आपने फिनोमेना देखा है, ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का इंटरफेरेंस पैटर्न है, और ये आपके पास सिर्फ वेव्स में हो सकता है पॉसिबल कि अगर ये लाइट वेव की तरह बिहेव कर रही है. यहां तक पहुंच गए? क्लियर है? मैं आगे आगे चलता जा रहा हूं. डिस्कशन अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक और भी चीज है, पोलराइजेशन इज अनदर फिनोमेना एग्जिबिटेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. आपको पता है कि ईएम वेव्स पोलराइज होती है. इनफैक्ट लिटरली कोई भी ट्रांसवर्स वेव होगी तो पोलराइज हो सकती है. करके आए थे आप? ठीक है? और पोलराइजेशन डज नॉट अकर इन पार्टिकल्स. सही है? ठीक है? अब हमारे पास चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अब हम लोग इस फॉर्म पे जा रहे हैं कि लाइट अराइव्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स. मैंने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले कि जैसे हमारे पास गैमा है, गैमा की मैंने बात की थी कि गाइगर काउंटर पर हमारे पास रैंडमली क्लिकिंग की आवाज आती है. अगर वो सोर्स सामने है तो समथिंग इज रॉन्ग, राइट? अब पहले हम लोग एक आइडिया पे चलते हैं. एक आइडिया ये है, अभी हम लोग डायरेक्ट पार्टिकल्स के बेसिस पे जा रहे हैं कि वेव इज बिहेविंग लाइक अ पार्टिकल. लाइट जो आपके पास आ रही है, इट इज अराइविंग इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स कॉल्ड फोटॉन्स. फोटॉन्स का वर्ड हम लोग ऐसे ही रैंडमली यूज करते थे, लेकिन जरा सुनो, जितनी भी ईएम वेव्स है, एक्सरेज हो, गैमा हो, विजिबल लाइट हो, इंफ्रारेड हो, ये फोटॉन्स के फॉर्म में जाती है. Photon is a word that is associated with a particle. We will be studying photons. Do you understand this thing? ठीक है? अभी इस पे अभी तक हमने प्रूव नहीं किया इस चीज को. जो मैं अभी तक जितनी मैंने कवरेज की, आई हैव नॉट प्रूवन दिस आइडिया, बट वी विल सून प्रूव दिस आइडिया कि हमारे पास फोटॉन्स का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है. ठीक है? अच्छा, फिर उसके बाद अभी हम लोग पहले ये चीज कर लेते हैं, फिर उसके बाद समझाना थोड़ा आसान हो जाएगा.
एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द EM वेव। सही है। अब ये याद रखना कि जो पैकेट साइज है, जो फोटोन का जो पैकेट साइज है, इट इज डिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी। अब इस चीज को आज की तारीख में मेमोराइज कर लो कि अगर मेरे पास फोटोन की एनर्जी ज्यादा चाहिए तो आपकी EM वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? कन्वर्सली मैं ये भी तो कह सकता हूं कि वेवलेंथ शॉर्टर होनी चाहिए। सही है, क्योंकि हमें पता है कि भाई आप याद करो AS लेवल से कि C इज इक्वल टू F लैम्डा होता है। C इज द स्पीड ऑफ लाइट, ये तो कांस्टेंट है। अगर मैंने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया तो वेवलेंथ शॉर्टर होगी। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई कि एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो वेवलेंथ तो कम हो रही होगी। यानी मैं ये भी लिख सकता हूं कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा टू द वेवलेंथ। ये भी लिख सकते हैं हम लोग। अग्रीड है? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? अभी तक मैंने किसी चीज को प्रूव नहीं किया, अभी तो सिर्फ हम लोग चल रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर में इसका प्रूफ मिल जाएगा कि भाई दिस इज बिहेविंग लाइक अ पार्टिकल। फोटोन का वर्ड ही पार्टिकल से आया है। क्लियर है? अच्छा इधर देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, मैथमेटिकली E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F लिखा है। अगर आपने इस प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को हटा दिया तो आपके पास एक मैथमेटिकल कांस्टेंट आता है H। इसको हम लोग कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल्स पर सेकेंड। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? इन फैक्ट ये प्लैंक्स कांस्टेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि ये आपके पास एनर्जी का सबसे स्मॉलेस्ट स्टेप साइज भी दे रहा है आपको। स्टेप साइज जरा सुनो, आपने एक AS लेवल में एक चीज करके आए थे, AS लेवल में आप चीज करके आए थे कि जो फंडामेंटल चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 दैट इज क्वांटाइज्ड, राइट? हमने एक वर्ड यूज किया था कि हमारे पास उसके मल्टीपल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो एनर्जी का भी जो सबसे स्मॉलेस्ट स्टेप साइज है वो एक्चुअली 6.63 इंटू 10⁻⁻34 है। डू यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि एनर्जी इटसेल्फ इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, यहां तक भी बात समझ में आ गई। अब अगर आपने ये चीज कॉपी कर लिया, आप कुछ पूछना चाह रहे थे, कौन पूछना चाह रहा था? ये जूल सेकंड है। ठीक है, समझ गए? क्लियर है? कांस्टेंट है 6.63 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, क्लियर है? अगर आपको ये अगर इसमें कन्विंस नहीं हो कि सर ये जूल्स पर सेकंड होना चाहिए, मैं आपके सामने अभी प्रूफ करके दे सकता हूं। H इज इक्वल टू एनर्जी ओवर फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल्स होता है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है पर सेकंड होता है। तो इसका मतलब है ऊपर चला गया तो जूल सेकंड हो गया। ठीक है, कन्विंस्ड? ये प्लैंक्स कांस्टेंट आपके पास उसके अंदर गिवन होगा, आपके पेपर के अंदर गिवन होगा। यार ये वाली जो सारी वैल्यूज थी जो मैंने अभी डिस्कस किया था, मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, लेकिन आप इसको पॉज करके एक दफ़ा रीड कर सकते हो। दिस इज समथिंग दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस। ठीक है, अब ज़रा सुनो, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फोटोन। यानी एनर्जी इज इक्वल टू HF वेयर H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। अग्रीड? क्या मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं? हमें पता है कि EM वेव्स की जो स्पीड होती है वो C से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी C इज इक्वल टू F लैम्डा लिख सकते हैं। क्या मैं एक काम कर सकता हूं, इस F को सब्जेक्ट बना सकता हूं, यानी C ओवर लैम्डा कर सकते हैं, हाँ या ना? तो अगर मैंने ये किया तो हाउ अबाउट दिस कि मैं इस फ्रीक्वेंसी की जगह पर सब्स्टिट्यूशन कर दूं, तो मेरे पास एक और फॉर्म आ जाएगा, E इज इक्वल टू HC ओवर लैम्डा। ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है आपके पेपर्स के अंदर, HC ओवर लैम्डा। HF भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, HC ओवर लैम्डा। अब बेसिकली जी बेटे क्या हमारे पास V इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट है ना? स्पीड ऑफ लाइट को हम नॉर्मली C से रिप्रेजेंट करते हैं ना? समझ गए? क्लियर है? ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इसके अंदर ये बात याद रखना, इस नए न्यू फॉर्मेट में H इज अगेन द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड C इज द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, विच इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहां तक भी पहुंच गए? खैर, यहां तक तो हो गया। अब आपके सामने एक छोटा सा सवाल दिया है मैंने,
वो ये दिया है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ येलो लाइट दैट हैज अ वेवलेंथ ऑफ 550 नैनोमीटर। निकालो जरा इसकी एनर्जी। एच सी ओवर लैम्डा डायरेक्ट लगा सकते हो, और मैं आपके सामने एच की वैल्यू भी रख देता हूं अगेन, 6.63 इंटू 10⁻⁻34। दोनों कर लो ये क्वेश्चंस जल्दी जल्दी। आप इसके अंदर डायरेक्टली E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा लगाओ, डायरेक्ट आंसर निकल सकता है। लेकिन 550 नैनोमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करोगे, नैनो मीन्स 10⁻⁻9। अच्छा, दूसरे का क्या जवाब आ रहा है? दूसरे का क्या जवाब आ रहा है? 3.38 इंटू 10⁻19 हर्ट्स। ठीक है, ये हो गए किडी लेवल क्वेश्चन थे, बट एटलीस्ट इट गेव यू एन आइडिया ऑफ व्हाट टू डू। ठीक है, यहां तक पहुंच गए? अच्छा जी, अब जरा सुनो, लिसन। अब हमारे पास जो है, इसको अभी फिलहाल स्किप करते हैं, पहले इधर आते हैं। ये कुछ, ये तो मेरे पास वो है डेफिनेशन से, डेफिनेशंस को छोड़ो। अब हम लोग जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट चीज पे जा रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर। ठीक है, अब आई नीड योर अटेंशन। अब सबसे पहले अभी सिर्फ समझना है आपको, अभी अभी तस्वीरें मत लेना, सिर्फ समझना है आपको। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, इधर देखो, मेरे पास ये एक सेटअप लगा हुआ है। इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, अब मैं इस चीज को प्रूव करने जा रहा हूं कि भाई हमारे पास ये जो वेव है, दिस इज बिहेविंग लाइक अ पार्टिकल। ठीक है, अब ये कैसे कर रहा है जरा सुनो। ये मेरे पास एक सेटअप लगा हुआ है, अभी फिलहाल जो है ना आपके सामने जो ये रखा हुआ है अल्ट्रा वायलेट लाइट, इसको आप इग्नोर कर देना अभी। ठीक है, मैंने एक काम किया, बल्कि मैं एक काम करता हूँ, इसको समझाने के लिए मैं एक अलग ही डायग्राम बना के समझाता हूँ, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि हो क्या रहा है। मैंने एक काम किया, एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप लिया। ठीक है, ज़रा आइडिया ये है कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर एक मेरे पास जिंक की प्लेट लगी हुई है। किसकी लगी हुई है? जिंक की प्लेट लगी हुई है। ठीक है, और मैंने एक काम किया कि ये मेरे पास गोल्ड लीफ है, अब ज़रा सुनना, ये नीचे तक जाता है, और इधर मेरे पास इस तरीके से एक गोल्ड लीफ लगी हुई है। ठीक है, दिस इज अ गोल्ड लीफ। ठीक है, अग्रीड? यहां तक मेरे पास अभी ये कोलैप्स स्टेट में है। ठीक है, अब जरा सुनो, मैंने क्या किया, सबसे पहले एक कंटेनर भी बना लेते हैं। ये मेरे पास एक कंटेनर है, आई होप यू कैन सी दिस। मैंने एक काम किया, सबसे पहला काम ये किया कि ये जो मेरे पास जिंक है, सही है, इस जिंक को मैंने चार्ज किया। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज किया मैंने इसको। जब मैंने इसको पूरे को नेगेटिवली चार्ज किया, तो इसका मतलब है कि थ्रू आउट इस पर नेगेटिवली चार्ज आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि नेगेटिवली चार्ज नीचे भी चले जाएंगे, क्योंकि ये मेरे पास मेटल था। ठीक है, अब जरा सुनो, सिंस, अब जरा सुना, ये जो गोल्ड जो मेरे पास फॉइल लगी हुई है, ये गोल्ड फॉइल मेरे पास, जरा सुनो, इसमें ये एक चीज नजर आएगी कि गोल्ड फॉइल जो होगी इस तरीके से रिपेल कर जाएगी आपके पास। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इधर भी नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे और इधर भी मेरे पास नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। अगर नेगेटिव नेगेटिव आएंगे तो इनके बीच में रिपल्शन होगी। डू यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? ठीक है, अब बेसिक हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है, अगर हम वेव की बात करते हैं, जरा सुनो, लिसन टू बी वेरी केयरफुली, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सिंपल सा आइडिया ये है कि यार हम लोग एक काम करेंगे, वेव इस जिंक प्लेट के ऊपर डायरेक्ट करेंगे, और हम क्या कोशिश करेंगे कि हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी सप्लाई करें कि वो इलेक्ट्रॉन्स स्केप कर जाए इधर से। अगर इलेक्ट्रॉन स्केप कर गए, यानी अगर मैंने इसको पूरा डिस्चार्ज कर दिया बाय सप्लाइंग एनर्जी टू दीज इलेक्ट्रॉन्स, अगर मैंने इलेक्ट्रॉन्स को हटा दिया, ये गोल्ड लीफ कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि सीधी सी बात है, फिर रिपल्जन खत्म हो जाएगी। अग्री? दैट इज द मेन आइडिया। अब इसको एक्सपेरिमेंट को शुरू करने से इसने क्या किया, मतलब बेसिक आइडिया ये था कि भाई, अगर सुनो, एक कॉन्सेप्ट है, मूवीज में भी आपने देखा होगा कि लेजर है। ठीक है, लेजर एक चीज पे डायरेक्ट करते हैं, इवेंचुअली उस चीज को मेल्ट कर देता है। आपने फिल्मों में भी देखा होगा, ऐसा ही होता है। तो हम लोग यही कॉन्सेप्ट इधर भी यूज कर रहे हैं कि भाई हमारे पास जो है एक लाइट रखेंगे इसके ऊपर और देखेंगे कि कुछ ना कुछ होता है या नहीं होता है। अब जरा सुनना, सबसे पहले इसने क्या किया, एक फिलामेंट लैंप को उठाकर इधर लगा दिया। दिस इज अ फिलामेंट लैंप, यू कैन सी दिस ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, ये फिलामेंट लैंप रखा। मेन आइडिया ये है कि यार अगर फिलामेंट लैंप है, इसमें से लाइट तो निकल रही होगी। लाइट इज अ वेव। अभी हम लोग वेव के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, अभी वेव के दिमाग में सोच रहे हैं, या लाइट में अगर वेव होगी तो बेसिकली आइडिया ये है कि ये वेव जो होगी,
इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देगी और इवेंचुअली जो इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास एक्सेस में आए हुए हैं ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करके बाहर निकल जाएंगे। ये मेजर कॉन्सेप्ट है वेव का, है कि भाई हम लोग ये काम करते लगा के रखा, इसने एक लैंप लगा के रखा, कुछ भी नहीं हो रहा, नथिंग इज हैपनिंग, ठीक है। उस लैंप की जो लाइट है वो अभी जैसी है वैसे ही है। उसने एक और काम किया, वेव थ्योरी प्रेडिक्ट्स कि अगर हम लोग बहुत देर तक रखें तो इवेंचुअली एनर्जी इसको मिलनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को और वो निकल जाना चाहिए। एक दिन रखा, 2 दिन रखा, पूरा हफ्ता रख के देख लिया, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ा। द गोल्ड लीफ नेवर कोलैप्स्ड, ठीक है। फिर उसने एक और काम किया, गुस्से में आकर उस साइंटिस्ट ने एक और लाइट बल्ब इधर लगा दिया, एक और लाइट बल्ब इधर लगा दिया। फिर उसने एक काम किया है कि उठा के 100 लाइट बल्ब लगा दिए इधर, सारे के सारे लाइट बल्ब्स लगे हुए इधर, और बोला कि यार अब देखना कि क्या होता है। सही है, नथिंग हैपेंड, द इलेक्ट्रॉन्स नेवर लेफ्ट। ये अभी तक चार्ज स्टेट में है, डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। लेकिन अब देखना, अब इसके बाद क्या होता है। इसने क्या किया, इन सारी लाइटों को हटा दिया इधर से उठाकर, सही है। फिर एक एक्सपेरिमेंटल उसने क्या किया, उसने एक मर्करी लैंप यूज किया। अब मर्करी बेस्ड जो लैंप होता है उसमें से यूवी रेडिएशन निकलती है, अल्ट्रावायलेट लाइट निकलती है जो कि इनविजिबल होती है, ठीक है। अब उसने क्या किया, इधर जो है उठाकर यूवी लैंप लगाया, सिर्फ एक लगाया और इसको जैसे इसने ऑन किया, ये इलेक्ट्रॉन जितने भी आपको नजर आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे हमारे पास खत्म होना शुरू हो जाते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स। यानी इसका मतलब है कि हमारे पास जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे गायब होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास गायब होना शुरू होते हैं तो फिर हमारे पास ये जो रिपल्जन थी ख़त्म हो गई। अगर ये रिपल्जन हमारे पास ख़त्म हो गई तो हमारे पास ये गोल्ड लीफ जो है कोलैप्स कर गया। व्हाई इज दैट? अब ज़रा सुनो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैंने इनफैक्ट लिटरली यही चीज़ लो इंटेंसिटी भी जब यूज़ की, लो इंटेंसिटी यूवी जब मैंने यूज़ किया, लैंप यूज़ किया, इट स्टिल हैपेंड, ठीक है। इवन अगर बहुत ही लेस इंटेंसिटी वाली भी यूज़ की तब भी इट हैपेंड। यस, कोलैप्सिंग थोड़ी सी देर में हुई पर हो गई। डू यू अंडरस्टैंड? बिकॉज इट टेक्स सम टाइम फॉर द इलेक्ट्रॉन्स टू एस्केप, राइट। और जब मैंने हाई इंटेंसिटी यूवी यूज़ की, जब मैंने इसको हाई इंटेंसिटी मोड पे किया तो मेरे पास इमीडिएटली कोलैप्स होता है, ठीक है। ये मेरे पास जो गोल्ड लीफ है इट कोलैप्सेस इमीडिएटली। तो इधर हमारे पास जितनी भी वेव्स का जो मेजर कॉन्सेप्ट था वो तो फ्लॉप हो गया। यानी जरा सुनो, वेव थ्योरी प्रेडिक्ट्स कि इवन अगर मेरे पास लो इंटेंसिटी वेव को भी अगर हम लोग ईएम वेव को डायरेक्ट करें, लो इंटेंसिटी लाइट वेव, उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, डजंट मैटर, तो हमारे पास इवेंचुअली गिवन सफिशिएंट टाइम द इलेक्ट्रॉन्स विल एस्केप। बट दिस नेवर हैपेंड, विजिबल लाइट से नहीं हुआ। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? और ये था कि हमारे पास इंटेंसिटी बढ़ाने से भी यही होना चाहिए कि जल्दी से इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेंगे, वो भी नहीं हो पाया। ना इंटेंसिटी का असर पड़ा, ना मेरे पास जो है एक्सपोजर टाइम का असर पड़े। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? ना एक्सपोजर टाइम का असर पड़ा, ना मेरे पास इंटेंसिटी का असर पड़ा। असर किस चीज का पड़ा? सिर्फ मेरे पास एक चीज पड़ी थी कि जो आपके पास जो लाइट वेव होती है, जो लाइट, जो विजिबल लाइट होती है, विजिबल लाइट अगर ये है, विजिबल लाइट है, इसकी फ्रीक्वेंसी अगर f है तो हमें पता है कि विजिबल लाइट से ज्यादा फ्रीक्वेंसी यूवी की होती है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। यानी समथिंग हैपन, दिस गेव एन आइडिया अबाउट द आइडिया कि आपके पास जो है द वेव इज एक्चुअली बिहेविंग लाइक अ पार्टिकल। यानी इधर से हमारे पास कॉन्सेप्ट आया फोटॉन्स का। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? ये फिर कॉन्सेप्ट आया फोटॉन्स का। तो यहां से जो अभी आपने सीख कर आए थे E इज इक्वल टू HF, जो आप सीख कर आए थे, तो इसको अगर हम लोग इसके थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, हमारे पास ये था विजिबल लाइट जो थी उसकी फ्रीक्वेंसी कम थी, तो उन फोटॉन्स में इतनी एनर्जी नहीं थी कि इलेक्ट्रॉन्स को लिबरेट कर सके सरफेस से। बी केयरफुल, सरफेस से। इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली रिसाइड ऑन द सरफेस, राइट जी। सही है। अपना लाइट फिल्म फोटॉन्स को हटाने से तो उनको
बेटे वही तो बता रहा हूं। अब जरा सुनो, E इज इक्वल टू एच एफ है, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, E इज इक्वल टू एच एफ। विजिबल लाइट का जो है, विजिबल लाइट की जो ई वी लिख रहा हूं, ई विजिबल, वो लेस देन ई ऑफ यूवी है कि नहीं है? क्योंकि हमें पता है कि जो आपकी अल्ट्रावायलेट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। याद करो आपके एएस लेवल या ओ लेवल्स में भी आपने ईएम स्पेक्ट्रम बनाया था। यूवी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज्यादा हाई होती है कि नहीं होती है? उसके बाद एक्सरेज की यूवी से भी ज्यादा हाई होती है और गैमा की भी हाई होती है। डू यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? ये बात समझ में आई? प्लीज टेल मी, इज दिस क्लियर और नॉट? ठीक है। अब ये सारी की सारी जितनी भी मैंने अभी आपको बातें बताई हैं, इसका पूरा एक फॉर्मल स्टेटमेंट्स हैं जो मैं चाहूंगा कि आप लिख लो, फिर उसके ऊपर हम लोग फर्दर बात करेंगे। पहले आप जो है ना ये वाला लिख लो, फोटो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में यहां पे लिखो। कॉपी दिस, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ना, इसको सारे को कॉपी कर लो, फिर मैं समझाऊंगा कि इसमें क्या चीजें क्या होती हैं। सबसे पहली चीज है वो क्या था इधर, सही है? मैं दोबारा इस डायग्राम पे जा रहा हूं टू एक्सप्लेन दिस थिंग, और फिर उसके बाद मैं ये पॉइंट्स भी रीड करके आपको फिर बताऊंगा, ठीक है? सर लिसन टू मी वेरी केयरफुली। हुआ ये था कि आपके पास, सुन लो, एक फोटोन था जिसकी एनर्जी ई थी, ठीक है? अब हर जितने भी हमारे पास मेटल्स होते हैं उनकी एक मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है कि उसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल सके, ठीक है? उसको हम लोग कहते हैं मेटल का वर्क फंक्शन, ठीक है? उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन, ठीक है? अब ये जो वर्क फंक्शन है इसको हम लोग सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। यानी हमारे पास जो हमारे पास एनर्जी आ रही है, इंसिडेंट जो फोटॉन्स आ रहे हैं, उसकी एनर्जी क्या है? ई है। अगर वो एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर हो जाए या वर्क फंक्शन से एक्सीड हो जाए, तभी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं बाहर। ये बात समझ में आई? डू यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? दोबारा, एनर्जी ऑफ अ फोटोन अगर वो वर्क फंक्शन के बराबर हो या एनर्जी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन हो, आपके पास फोटो एमिशन होगी। समझ आई ये बात? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? अब हुआ क्या था, जो आपके पास विजिबल लाइट थी, विजिबल लाइट की जो एनर्जी थी वो लेस देन दी वर्क फंक्शन थी। अगर लेस देन दी वर्क फंक्शन थी, आप कितना भी जोर लगा लो, you will never be able to eject out the electrons. Do you understand this thing? अब जरा सुनो, एक चीज तो ये है कि हमारे पास ये जो वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इटसेल्फ, इस इक्वेशन को, जो मैंने ये वाली इक्वेशन लिखी है, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं? इधर देखो, एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज इक्वल टू एच एफ होता है, एंड दिस इज इक्वल टू वर्क फंक्शन इटसेल्फ is the energy required by the incident photon. उसको हम लोग यूं लिख सकते हैं, एच एफ फाई करके ही लिख रहा हूं, ऑल्दो थीटा लिखा होता है लेकिन मैं इसको एफ फाई लिख रहा हूं। इस एफ को हम लोग पता है क्या बोलते हैं? इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? यानी इसका कहने का मतलब है, अगर इस इक्वेशन में देखूं तो एच एच कैंसिल आउट हो गया। अगर मेरे पास इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटल, आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है दे बिकम फ्री फ्रॉम द सरफेस। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? सुन लो, अभी पहले सुन लो, पहले पूरा स्टेटमेंट खत्म करने दो। यहां तक पहुंच गए? अच्छा, यहां तक पहुंच गए। अब जरा सुनो, ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ, लेकिन बियॉन्ड दिस कॉन्सेप्ट वी हैव समथिंग एल्स। What if the energy is actually greater than the work function? जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने UV यूज की, हाउ अबाउट वी यूज एक्स रेज या गैमा रेज यूज करें? अब जरा सुन लो,
ऐसी सिचुएशन में ये जो आपके पास जो फंडामेंटल इक्वेशन थी, इट बिकम्स इवन लार्जर। उसमें होता क्या है, सुन लो, अगर आपका सिर्फ और सिर्फ वर्क फंक्शन की कंडीशन आपने सेटिस्फाई की, इलेक्ट्रॉन्स आजाद हो जाएंगे, लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। मैंने क्या बोला? इफ यू सेटिस्फाई द वर्क फंक्शन रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर मेटल, द इलेक्ट्रॉन्स विल बिकम फ्री। सही है, आजाद हो जाएगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की जीरो होगी। यह बात समझ में आई? ठीक है, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि एनर्जी इटसेल्फ, एनर्जी ऑफ अ फोटोन, अभी मैं पूरी इक्वेशन लिख रहा हूं, इसको मैं इस तरीके से लिखता हूं, एच एफ फाई, फाइनल फॉर्म इसका आ रहा है के ई मैक्सिमम। दिस इज द फाइनल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। अब जरा सुनो, अगर मेरे पास E इज इक्वल टू सिर्फ एच एफ नॉट, या मैं इसको कहता हूं E इज इक्वल टू फाई हुआ, वर्क फंक्शन हुआ, सिर्फ ये हुआ, तो आपके पास सिर्फ इक्वेशन आएगी E इज इक्वल टू एच एफ फाई प्लस 0 के ई। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आई? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? लेकिन अगर आपके पास नेक्स्ट फेज में एनर्जी इज एक्चुअली ग्रेटर देन फाई, इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन आपके पास एच एफ फाई की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन्स में काइनेटिक एनर्जी भी होगी। इसका कहने का मतलब यह है कि सपोज करो मैं एक इलेक्ट्रॉन हूं, पहले क्या है, मेरे सामने जेल की सलाखें लगी हुई हैं, सही है, मुझे सपोज करो 24 इयर्स की सजा हो चुकी है, सही है, जरा सुनो, लिसन, अब मेरी बात सुनो, पहले क्या होगा, वर्क फंक्शन रिक्वायरमेंट मैंने पूरी की, 24 इयर्स मैंने पूरे कर लिए, सही है, जेल की सलाखें मेरे लिए खुल गई। फिर उसके बाद खौफ यह आएगा कि यार मैं इधर से निकलूं इस जेल से, अगर मैं निकलूंगा तो क्या पता उनको मौका मिल जाए पुलिस वालों को गोली मारने का, सही है, ये हो गया, तो मैं अभी चल नहीं पा रहा, क्योंकि 24 साल से मैं चुप करके बैठा हुआ था, तो मैं वॉक नहीं कर पा रहा, सही है, बिकॉज एक ही जगह पे बैठा हुआ था। फिर जरा सुनो, अगर मेरे पास एनर्जी ग्रेटर देन फाई होगी, तो जरा सुनो, जेल की सलाखें भी खुलेंगी और मैं भागना भी शुरू करूंगा। यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? समझ गए? अब ये मैंने क्यों लिखा है के ई मैक्सिमम? इधर के ई मैक्सिमम सिर्फ उसके लिए अप्लाई करेगा जो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली सरफेस पे होगा। अगर मैं उसको नीचे से निकाल के ऊपर लेकर आ रहा हूं तो उसकी के ई कम होगी। डू यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? ये जब क्वेश्चन आएगा तो समझ में आ जाएगा। फिलहाल हमारे पास एक जनरल इक्वेशन हमारे पास बन रही है, एक दफा सीख लो, दैट इज एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज इक्वल टू फाई प्लस के ई मैक्सिमम। यहां तक क्लियर है? क्या मैं इस इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकता हूं? इधर देखो, E क्या है? एनर्जी ऑफ अ फोटोन। तो फोटोन की एनर्जी किस तरीके से होती है? HF होता है। वर्क फंक्शन को भी हम लोग लिख सकते हैं HF फाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के साथ, एंड दिस शुड बी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर मैक्सिमम। फाइनल फॉर्मेट ये आ गया। अब इसका एक ऑल्टरनेट फॉर्म भी हम लोग कर सकते हैं। ऑल्टरनेट फॉर्म ये है कि क्या मैं इसको उठाकर ऐसे भी लिख सकता हूं, HC ओवर लैम्डा, एंड दिस इज इक्वल टू HC ओवर लैम्डा फाई प्लस हाफ mv स्क्वायर मैक्सिमम। इज दैट क्लियर? दोबारा सुनो, मेरा आप लोगों से सवाल है, सही है, अनस आप ही इसका जवाब दोगे। अगर मेरे पास सिर्फ वर्क फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? क्या होगी? तो क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। वही वाली बात अभी की थी कि 24 साल से मैं जेल में बैठा हूं, जेल की सलाखें खुली, मैं चल ही नहीं पा रहा, सही है, मैंने सपोज करो खाना भी नहीं खाया, लेकिन अगर जेल की सलाखें खुली और मुझे बिरयानी शिरयानी खिलाकर बोला कि अब क्या करोगे, एनर्जी आ जाएगी, तो मैं भागना भी शुरू करूंगा। यह बात समझ में आ गई? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग?
क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? अब आप जरा सुनो, जब मैंने ये सारी डिस्कशन कर लिए, नाउ ऑल दीज पॉइंट्स जो मैंने आपको कॉपी करने के लिए बोले थे, इन पॉइंट्स का अब सारा मतलब बनेगा। देखो, एक्सप्लेनेशन फॉर ये वाले पॉइंट्स थे ना, इफ अल्ट्रावायलेट लाइट इज, इसको मैं इधर से रीड कर रहा हूं, इफ अल्ट्रावायलेट लाइट इज शोन ऑन टू अ चार्ज जिंक प्लेट, द प्लेट loses its charge, we know this. There is a certain minimum amount of energy that an electron needs in order to escape the surface of metal. इस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन यानी फाई। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई, हाँ या ना? ठीक है। इन वेव थ्योरी, light would allow some of the wave energy to be passed to the electrons. ठीक है, वेव थ्योरी ये कहती थी कि भाई लाइट, नॉर्मल जो विजिबल लाइट थी वो अलाउ करती कि इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव गेन एनर्जी टू इनेबल देम टू गेन द वर्क फंक्शन एनर्जी एंड एस्केप, बट इट डज नॉट वर्क दिस वे। कैन यू सी दैट? वेव थ्योरी बोलती है कि यार अगर मैं सफिशिएंट टाइम दूं, वेव थ्योरी क्या बोलती है कि मैं अगर सफिशिएंट टाइम दूं तो मेरे पास वर्क फंक्शन की एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी होगी और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएगा, फ्री हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। सही है? ये बात समझ में आई? प्लीज टेल मी दैट यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। फिर हमारे पास एक और भी बोलता है, वेव थ्योरी ऑल्सो प्रेडिक्ट्स एनी कलर ऑफ लाइट, एनी कलर ऑफ लाइट, कोई भी कलर हो, if made sufficiently bright, यानी उसकी इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, would eject electrons, but in reality it doesn't work. सही है? मैंने 100 लैंप लगा के नहीं बताया था। सही है? Alternatively, long exposure of low intensity light would eject out electrons, but it does not work. Can you see that? Wave theory is failing miserably over here. सही है? यहां तक पहुंच गए? अच्छा, फिर उसके बाद जो है, अब हम जाते हैं पार्टिकल थ्योरी पर। ठीक है, पार्टिकल थ्योरी पर जाते हैं। ठीक है, अगर पार्टिकल से सोचें तो जरा सुनो, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक वर्ड है जिसको हम लोग कहते हैं वन टू वन इंटरेक्शन। वन टू वन इंटरेक्शन। अब कहने का मतलब यह है, जरा सुनो, सुन लो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आपने वन टू वन इंटरेक्शन का मतलब क्या है? सुनो, एक फोटोन सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पे असर डाल सकता है। मैंने क्या बोला? एक फोटोन, एक इलेक्ट्रॉन। अगर फोटोन वर्क फंक्शन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है। समझ गए? Do you understand this idea? This idea, and this is exactly what is happening. अब जरा सुनो, अगर वर्क फंक्शन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर वर्क फंक्शन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स डू गेन एनर्जी, लेकिन वो स्केप नहीं कर सकते। आपके पास पता है इससे क्या होगा? ये जो अब आपके पास जो फोटोन आ रहा था ना विजिबल लाइट का, ये सिर्फ और सिर्फ वर्क फंक्शन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। अगर ये वर्क फंक्शन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये सारी एनर्जी जितनी भी होगी, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द इंटायर मेटल। आपके पास पता है क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ मेटल गर्म हो रहा होगा, लेकिन और कुछ नहीं हो रहा होगा। Do you understand this thing? The electrons will not be ejected out. Listen to me very carefully. अगर वर्क फंक्शन सेटिस्फाई किया, वन टू वन इंटरेक्शन होगी। मैंने क्या बोला? वर्क फंक्शन सेटिस्फाई किया, वन टू वन इंटरेक्शन, यानी कहने का मतलब है एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है। लेकिन अगर वर्क फंक्शन नहीं सेटिस्फाई हुआ, दैट इंटायर एनर्जी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इंटायर मेटल, यानी पूरा का पूरा मेटल सिर्फ गर्म हो रहा होगा। यह बात समझ में आ गई? ठीक है, इज दैट क्लियर? क्लियर है? इधर वन टू मैनी का कॉन्सेप्ट नहीं है। यानी एक तो मुझे एक बात बताओ, मैंने कहा कि भाई आपके पास, और सुन लो, एक फोटोन
दो इलेक्ट्रॉन्स को नहीं निकाल सकता, ना तीन इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकता है। एक फोटोन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है अगर वर्क फंक्शन को सेटिस्फाई करे या वर्क फंक्शन से ज्यादा उसकी एनर्जी हो, तब भी सिर्फ एक ही फोटोन को निकाल सकता है, सॉरी एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है। इसका एग्जाम्पल यह है कि भाई अगर आप स्नूकर खेलते हो, एक बॉल को ही धक्का दे सकती है। सही है? इज दैट क्लियर? समझ गए? क्लियर है? So you can clearly see that something is happening over here which suggests कि हमारे पास this is behaving like a particle. The photons are behaving like a particle. सही है? अब जरा इसकी explanation देख लेते हैं, read भी कर लेते हैं इधर देखो। Light हमारे पास major conclusions. Light travels as photons with energy proportional to the frequency. जो कि हमने अभी किया है, E equal to HF या E is directly proportional to frequency. When a photon encounters an electron, it transfer all its energy to the electron. अब ये याद रखना, जैसी अपनी पूरी एनर्जी उसको देगा तो फोटोन खत्म हो चुका होगा। समझ गए? The photon will cease to exist. इसको हम लोग क्या कहते हैं? 1-to-1 interaction. क्लियर है? फिर उसके बाद है, if energy of photon greater than phi, electrons escape the surface of the metal as photoelectrons. Do you understand this thing? Brighter illumination से क्या होता है? अब जरा सुनो, वही वाली बात है, जब मैंने यूवी लैंप लगाया था, कोलैप्स हो रहा था, लेकिन अगर मैंने बड़ा वाला यूवी लैंप लगा दिया, ज्यादा इंटेंसिटी निकल रही है, यानी ज्यादा फोटॉन्स अराइविंग इन पर यूनिट टाइम। यही होता है ना इंटेंसिटी का मतलब, मोर फोटॉन्स अराइविंग पर यूनिट टाइम। तो इसका मतलब होगा ज्यादा 1-to-1 इंटरेक्शन होगी, जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन सारे वाइप आउट होते जाएंगे, निकलते जाएंगे, जल्दी कोलैप्स करेगा। यही चीज इधर लिखी है। ब्राइटर इल्यूमिनेशन, ग्रेटर इंटेंसिटी मींस मोर फोटॉन्स पर सेकेंड अराइविंग ऑन द सरफेस, सो मोर फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। ये जो क्या कहते हैं, अब जरा सुनो, if photon energy is less than phi, no photoelectrons emitted, energy is only transferred to metal as a whole, heating effect आपके पास प्रोड्यूस होगी, जो कि मैंने अभी समझाया था आपको। सही है? Do you understand this thing? यही चीज फिर उसके बाद ये वाला स्टेटमेंट आप लिख लो ताकि आपके आंसर्स में कंस्ट्रक्ट करने के लिए आसानी हो। ये लिख लो प्लीज। Guys, I need your attention. मुझे बोलता है, क्वेश्चन ये रहा, इधर देखो, what is the work function of potassium if green light with a wavelength of 510 nanometer shining on it produces photoelectrons that have a maximum kinetic energy of 0.14 electron volt? अब एक मिनट, AS level 101, सही है? Electron volt is a unit of energy. 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 raised to power minus 19 joules के बराबर होता है। आप AS लेवल में करके आए थे, ठीक है? खैर, मुझे बोलता है व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ पोटेशियम। हम लोग ये काम करेंगे, आंसर ही अपना जो है फाइनल आंसर हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ही कोड करते हैं, ठीक है? इधर देखो, सबसे पहली चीज है आपके पास, हम लोग एक काम कर सकते हैं, इधर देखो, एनर्जी ऑफ जो ग्रीन लाइट है, हमारे पास H की वैल्यू कितनी होती है? HF लिख सकते हैं इसको, यानी HC ओवर लैम्डा लिख लेते हैं क्योंकि वेवलेंथ इधर गिवन है। HC ओवर लैम्डा लिख सकते हैं इसको, अग्रीड? यानी मेरे पास जो एनर्जी आएगी दैट शुड बी इक्वल टू, H की वैल्यू कितनी है? 6.63 इंटू 10 raised to power minus 34 मल्टीप्लाइड बाय 3 into 10 raised to power 8 divided by lambda कितना है? 510 into 10 raised to power minus 9। ये जो एनर्जी आएगी जूल्स में आएगी, पहले लिख तो लो जूल्स में कितनी आ रही है बताओ? 3.9 into 10 raised to power minus 9। 3.9 into 10 raised to power minus 19 जूल्स में आ गई। सही है? यहां तक पहुंच गए। लेकिन एक काम करते हैं, हम लोग आंसर्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में निकालना चाह रहे हैं। अब आप जरा एक चीज नोटिस करो,
क्या हम लोग ऐसे कर सकते हैं? इधर देखो, मैं इसकी वर्किंग थोड़ा सा इस साइड पे कर रहा हूं, इधर देख लो। हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स के बराबर होता है। तो क्या मैं इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट कर सकता हूं? करो कन्वर्ट। 2.2 कितनी आ रही है? यानी एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इज इक्वल टू 2.24 into 10⁻⁻19। हैं बेटे, मेरे प्यारे बच्चे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतनी एनर्जी थी। अभी मेरे पास जो एनर्जी आ रही है वो आ रही है 3.9 इंटू 10⁻⁻19। तो मैं एक काम करूंगा, 3.9 डिवाइडेड बाय 1.6 करूंगा, 2.4। 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आ जाएगी। यहां तक पहुंच गए? सही है? इज दैट क्लियर? अब जरा सुनो, ये एक फोटोन की एनर्जी थी, अग्रीड। मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है 0.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन निकाल सकते हो। इक्वेशन हमारे पास क्या थी? इक्वेशन ये थी ना, इधर लिख रहा हूं, इधर देखो। E एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस हाफ mv² मैक्सिमम थी। आपके पास E की वैल्यू कितनी आ रही है? 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है। और आपके पास जो है फाई ये रहा, और फिर आप जो है प्लस हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है 0.14 eV आ रही है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबट्रैक्ट कर दो दोनों को। 2.26 इज दैट क्लियर? दैट इज द वर्क फंक्शन एनर्जी। क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम है? अनस कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, समझ गए? ठीक है, ये भी हो गया। ये वर्किंग मैंने इधर भी की हुई है, आपकी मर्जी है। मेरे पास आ रही थी 2.26, आपकी आ रही, मेरे पास 2.29 आ रही थी फॉर सम ऑड रीजन, लेकिन व्हाटएवर। ठीक है, अच्छा। अब इसके बाद जरा सुनो, हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। द फोटो इलेक्ट्रिक सेल की एक्सप्लेनेशन। अब सबसे पहले एक चीज है हमारे पास, जरा इधर देखो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। यहां पर मेरे पास इस डायग्राम को जो है जरा सुन लो, समझ लो। मेरे पास एक वेरिएबल पावर सप्लाई लगी हुई है, कैन यू सी दैट? ठीक है, मेरे पास यहां पर एक फोटो सेल लगा हुआ है, सही है? फोटो सेल लगा हुआ है, ठीक है। और मेरे पास यहां पर अगर आप नजर डालो तो मेरे पास माइक्रो एमीटर भी लगा हुआ है, ठीक है। ये बात क्लियर है? अब जरा सुनो, इसकी पोलैरिटी किस तरीके से रखी हुई है। ये साइड मेरे पास जो है, इस सोर्स की जो पोलैरिटी है वो इस तरीके से रखी है, ये प्लस है और ये नेगेटिव है। अग्रीड? यहां तक पहुंच गए? सही है। अभी मैंने एक काम किया, वेरिएबल पावर सप्लाई को 0 पे रखा हुआ है, ठीक है। वेरिएबल पावर सप्लाई को 0 पे रखा हुआ है मैंने, ठीक है। अब जरा सुनो, फर्ज करो मेरे पास इंसिडेंट लाइट आती है, इंसिडेंट लाइट आती है जिससे मेरे पास फोटो एमिशन हो रही है, सपोज करो, ठीक है। अगर मेरे पास इंसिडेंट लाइट आती है, यू कैन क्लियरली सी दैट ये आई, और मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट हुए। अगर इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होंगे तो इस सर्किट में घूमेंगे मेरे पास ऐसे करके। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? अगर ये सर्किट के अंदर घूमेंगे, मुझे पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस टर्मिनल से निकलकर, इस फोटो सेल से निकल के इधर तक जाएंगे। अगर ये मेरे पास, सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन मेरे पास इधर तक जाएगा। ओ माय गॉड, अगर ये मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है, एक मिनट इसको पहले मेरे लॉक करने दो। इधर सुनो, ये जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है यहां से निकला इधर गया, तो इसका मतलब है ये घूमते हुए इधर से पास हो सकता है। अगर ये पास हो सकता है तो इसका मतलब है मेरे पास यहां पे करंट आ रहा होगा, राइट? यहां पे करंट आ रहा होगा। फिर मैंने एक काम किया, फिर मुझे पता है कि यहां पे हमारे पास फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन हो रही है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। अब जरा सुनो, ड्यूरिंग दिस फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन मैं एक काम करता हूं, इस पावर सप्लाई की वोल्टेज बढ़ाता हूं, सही है। अगर मैंने इसकी वोल्टेज को बढ़ाना स्टार्ट किया तो मेरे पास ये साइड पॉजिटिव हो जाएगी और ये साइड मेरे पास और नेगेटिव होती जाएगी। अब होगा क्या कि जो इलेक्ट्रॉन मेरे पास पहले निकल रहा था, ये वाला इलेक्ट्रॉन जैसे बाहर जाने की कर रहा है, तो इसको अट्रैक्शन फील होगी। लेकिन सपोज करो अभी भी ददा के पहुंच रहा है, अभी भी मेरे पास करंट है, लेकिन करंट कम होना स्टार्ट हो जाएगा। इवेंचुअली क्या होगा कि मेरे पास, मैंने इस पावर सप्लाई की ईएमएफ को इतना बढ़ा दिया
कि मेरे पास ये साइड इतनी पॉजिटिव हो गई कि इलेक्ट्रॉन निकलने के साथ वापस इसमें गिरेगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? यानी कहने का मतलब है द अट्रैक्टिव फोर्सेस आर सो ग्रेट दैट द इंसिडेंट लाइट हैज नो इफेक्ट एनी मोर। देखो मेरी बात सुनो, पहले मुझे अभी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर लेने दो, ठीक है, फिर मैं दोबारा समझा दूंगा पॉज करके। जरा सुनो, लिसन, डू यू अंडरस्टैंड दिस सिंपल कॉन्सेप्ट कि मैंने क्या किया, इसको ज्यादा पॉजिटिव किया, यानी मैंने इसका वोल्टेज बढ़ाया तो ये साइड और पॉजिटिव हो जाएगी। अब जब मेरे पास इंसिडेंट फोटॉन्स आए तो मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन यहां पे था वो बाहर निकला, लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो वापस गिरेगा या नहीं गिरेगा? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? इसका मतलब है कि मेरे पास करंट ब्लॉक हो जाएगा। कैन यू सी दैट? यानी इसका मतलब है कि एट अ सर्टेन वोल्टेज, इसको मैं V मार्क कर लेता हूं, मेरे पास ये करंट नहीं निकल पाएगा, इसमें करंट नहीं होगा। यहां तक पहुंच गए, ठीक है। अब मैं 2 मिनट पॉज करके इसका एड्रेस करना चाह रहा हूं इसको। ये मैंने अभी आपको समझाया, लेकिन जरा सुनो, मैं इस चीज को रिपीट भी करना चाह रहा हूं जो पॉइंट्स थे मेरे पास। दिस सेटअप कैन बी यूज्ड टू मेजर प्लैंक्स कांस्टेंट एंड द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। हम इस पे पहुंचेंगे, ठीक है। सबसे पहले द मेटल ऑफ द फोटो सेल इज मेड द एनोड, यानी इसको पॉजिटिव बनाते हैं, ठीक है। व्हेन लाइट ऑफ अ नोन फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन द फोटो सेल, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, जो कि मैंने अभी बात की थी। फिर मैं क्या करता हूं, पीडी को बढ़ाता हूं, यानी मैंने क्या किया, इस वोल्टेज को जो है बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। जब मैंने इस वोल्टेज को बढ़ाया तो ये साइड और पॉजिटिव हो गई, इलेक्ट्रॉन्स इवेंचुअली स्टॉप हो जाएंगे हमारे पास। यही चीज मैंने इधर भी मेंशन की है, यू कैन सी दैट। नाउ स्लोली इंक्रीज द PD across the cell. Eventually the anode will become sufficiently positive that photoelectrons are attracted back. समझ गए? Current will become zero. इस PD को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग वोल्टेज, ठीक है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रियलाइज दिस फैक्ट कि हमारे पास जो V होता है, स्टॉपिंग वोल्टेज VS जो होता है, दिस इज इक्वल टू एनर्जी ओवर चार्ज होता है। यानी मैं अगर करूं, एनर्जी निकालना चाहूं तो VSE कर सकता हूं उसको, सही है। मैंने वही चीज की, VSE किया, एंड दिस इज इक्वल टू एनर्जी, एंड दिस इज इक्वल टू हाफ mv² मैक्सिमम। यहां तक पहुंच गए। अब आप एक काम कर लो, इस चीज को आप जो है यहां से लेकर यहां तक पहले कॉपी कर लो, सो दैट वी कैन कंटिन्यू फॉरवर्ड। लेट मी रैप दिस अप, ठीक है। विल कंटिन्यू दिस नेक्स्ट टाइम, लेकिन जरा सुनो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अब मेरे पास जो है एटलीस्ट इस इक्वेशन का, जरा सुनना, मेरे पास जो है, मैं इसको इधर करके बता रहा हूं आपको, जरा सुनो, हाफ mv² मैक्सिमम आ चुका है हमारे पास। यहां तक तो हम लोग पहुंच गए, लेकिन जरा सुनो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि हमारे पास नॉन फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट हो रही है, जिसमें हमारे पास फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन हो रही है, अग्रीड। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये E की वैल्यू भी होगी, HF करके निकाल सकते हो, उसकी फ्रीक्वेंसी तो मैं पता है। अगर ये E की वैल्यू आपको पता है तो इसका मतलब है कि क्या हम लोग फाई निकाल सकते हैं? ये हमें पता है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, फाई नहीं निकाल सकते क्या? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? फाई निकल सकता है, समझ गए? इज दैट क्लियर? बिकॉज सीधी सी बात है कि ये हमारे पास HF होगा, F इज ऑलरेडी नोन, आपके पास ये वैल्यू आ गई, EV से आ गई, तो आप फाई निकाल सकते हो। फाई निकल आया तो इसका मतलब है वर्क फंक्शन तो आपके पास आ गया, फिर H निकालना कौन सी मुश्किल बात होगी। लेकिन हम क्या एक वैल्यूज पे चलते हैं फिजिक्स के अंदर? नहीं, वी विल हैव टू प्लॉट अ ग्राफ फॉर दिस थिंग विच वी विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास गाइज, ठीक है। आई थिंक दैट इज इट फॉर टुडे, आई एम जस्ट रैपिंग इट अप, so see you next time guys.